स्टूडेंट्स, आपका पैरा नीट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर हम एनसीईआरटी बुक डिस्कस करते हैं। आज हम शरीर के सबसे जटिल और शायद सबसे तेज सिस्टम की गहराई में उतरने वाले हैं, हमारा नर्वस सिस्टम। और हमारे पास बायोलॉजी की एक किताब का चैप्टर है जो इस पूरे कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क को बहुत अच्छे से समझाता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ अकादमिक नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वो सिस्टम है जो हमें सोचने, महसूस करने और हिलने डुलने की क्षमता देता है। बेसिकली ये हमारे अस्तित्व का हार्डवेयर है। सही कहा। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि एक साधारण सा ख्याल, जैसे मुझे ये कप उठाना है, वो असल में एक फिजिकल एक्शन कैसे बन जाता है। हम उस सिग्नल की पूरी यात्रा को ट्रैक करेंगे। हाँ, मतलब वो कैसे पैदा होता है, कैसे एक तार के जरिए दौड़ता है और फिर कैसे दिमाग उसे कंट्रोल करता है। हम इसे बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। चलिए शरीर की इस इलेक्ट्रिकल वायरिंग और उसके सुपर कंप्यूटर को डिकोड करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि हमें इस तालमेल, इस कोऑर्डिनेशन की जरूरत ही क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत में इसका एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है एक्सरसाइज का। अच्छा। सोचिए, जब हम दौड़ना शुरू करते हैं तो हमारी मांसपेशियों को अचानक से ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है। और इस एनर्जी के लिए उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हो, तो ये एक तरह की चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। ज्यादा ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों को तेजी से काम करना पड़ता है, दिल को ज्यादा खून पंप करना पड़ता है, और ब्लड वेसल्स को उस खून को सही जगह पहुंचाना होता है। ये सब एक साथ होना चाहिए, एक ही समय पर। एग्जैक्टली। और जब हम दौड़ना बंद कर देते हैं तो ये सारा सिस्टम धीरे धीरे वापस नॉर्मल हो जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड प्रक्रिया है जिसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। सारे अंग एक ऑर्केस्ट्रा की तरह मिलकर काम कर रहे हैं। और इस ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर है हमारा नर्वस सिस्टम। वैसे हमारे शरीर में इस काम के लिए दो सिस्टम है ना? एक तो ये नर्वस सिस्टम और दूसरा वो एंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोन से काम करता है। हाँ, और दोनों में बड़ा फर्क है। नर्वस सिस्टम को आप एक हाई स्पीड इंटरनेट केबल नेटवर्क की तरह समझ सकती हैं। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। हाँ, और सिग्नल मिलीसेकंड्स में पहुंच जाता है। वहीं एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स का इस्तेमाल करता है जो खून में घुलकर पूरे शरीर में फैलते हैं। वो वायरलेस ब्रॉडकास्ट जैसा है। मतलब धीमा, लेकिन उसका असर ज्यादा बड़े एरिया पर होता है। सही। पर आज हमारा फोकस उस हाई स्पीड केबल नेटवर्क पर है। ठीक है, तो चलिए इस नेटवर्क के ब्लूप्रिंट को देखते हैं। स्रोत इसे दो मेन हिस्सों में बांटता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। सुनने में ये काफी टेक्निकल लगता है, पर है बहुत सिंपल। इसे आसान बनाते हैं। सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आप एक कंपनी का हेड ऑफिस समझ लीजिए। अच्छा, सेंट्रल कमांड है। तो फिर पीएनएस क्या हुआ? ब्रांच ऑफिस। बिल्कुल सही। पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उन सभी नसों का नेटवर्क है जो हेड ऑफिस मतलब सीएनएस को शरीर के बाकी हिस्सों से जोड़ती हैं। तो इसका काम है फील्ड से जानकारी हेड ऑफिस तक लाना, और हेड ऑफिस से ऑर्डर लेकर फील्ड तक पहुंचाना। मतलब ये एक टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम है। जानकारी अंदर भी आती है और बाहर भी जाती है। हाँ, और इसके लिए दो अलग अलग तरह के तार या नर्व फाइबर्स होते हैं। ओके। एक है एफरेंट फाइबर्स जो जानकारी को शरीर के अंगों से दिमाग की तरफ लाते हैं। ये रिपोर्टिंग वाली लाइन है। जैसे अगर मेरा हाथ किसी गर्म चीज पर लगता है तो एफरेंट फाइबर्स ये मैसेज दिमाग तक पहुंचाएंगे कि खतरा। बिल्कुल। और दूसरा वाला इसका ठीक उल्टा करता है, जो दिमाग से ऑर्डर लेकर आता है। एग्जैक्टली। उन्हें इफरेंट फाइबर्स कहते हैं। ये कमांड वाली लाइन है। हाथ की मांसपेशियों को ऑर्डर जाएगा, हाथ तुरंत हटाओ। एक रिपोर्टिंग के लिए, दूसरा कमांड के लिए। सिंपल। ये तो बहुत साफ हो गया। तो अब हमने इस विशाल नेटवर्क, इस इलेक्ट्रिकल ग्रिड को देख लिया है। लेकिन ये ग्रिड जिन तारों से बना है, वो तार असल में हैं क्या? इसके लिए हमें थोड़ा जूम इन करना होगा, है ना? हाँ, हमें इसके सबसे छोटे और सबसे जरूरी हिस्से पर जाना होगा, न्यूरॉन यानी नर्व सेल। ये इस पूरे सिस्टम की बेसिक यूनिट है। सही। हर न्यूरॉन एक छोटा सा बायोलॉजिकल कंप्यूटर है जो सिग्नल को डिटेक्ट कर सकता है, उसे रिसीव कर सकता है और आगे भेज सकता है। मैंने स्रोत में इसका डायग्राम देखा है। इसके तीन मुख्य हिस्से हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। इसे एक माइक्रोफोन और स्पीकर सिस्टम की तरह सोचें। डेंड्राइट्स जो पेड़ की शाखाओं जैसे दिखते हैं, वो रिसीवर या माइक्रोफोन है। तो वो दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल पकड़ते हैं। हाँ, और उसे सेल बॉडी तक भेजते हैं।
और एक्सॉन वो लंबा तार है जो ट्रांसमीटर या स्पीकर का काम करता है? बिल्कुल। एक्सॉन एक लंबा केबल है जो सिग्नल को सेल बॉडी से दूर ले जाता है, अगले न्यूरॉन तक या फिर किसी मांसपेशी तक। और इस केबल के आखिर में वो छोटे-छोटे टर्मिनल होते हैं, क्या कहते हैं उन्हें? सिनेप्टिक नॉब्स। इन नॉब्स के अंदर छोटे छोटे पैकेट होते हैं जिनमें खास केमिकल्स भरे होते हैं, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर्स, इस पर हम बाद में आएंगे, ये दिलचस्प लग रहा है। जरूर। एक और बात, स्रोत में लिखा है कि कुछ एक्सॉन माइलिनेटेड होते हैं, इसका क्या मतलब है? माइलिनेटेड एक्सॉन पर एक फैटी लेयर, जिसे माइलिन शीथ कहते हैं, चढ़ी होती है। ये बिल्कुल बिजली के तार पर जो प्लास्टिक की इंसुलेशन होती है उसकी तरह काम करती है। तो ये सिग्नल को लीक होने से बचाती है? हाँ, और उसे बहुत बहुत तेजी से दौड़ने में मदद करती है। अरे वाह, मतलब ये सिग्नल की स्पीड को बूस्ट करती है। हाँ, और एक मजेदार बात, ये इंसुलेशन लगातार नहीं होती, बीच बीच में छोटे छोटे गैप्स होते हैं। अच्छा, उन्हें नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल असल में एक गैप से दूसरे गैप पर कूदता हुआ जाता है। होता हुआ। हाँ, जिसे सॉल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। इस कूदने की वजह से स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। कमाल है, मतलब ये एक अविश्वसनीय रूप से एफिशिएंट डिजाइन है। अच्छा, हमने तार की बनावट तो समझ ली, अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। ये सिग्नल, ये नर्व इम्पल्स आखिर बनता कैसे है और चलता कैसे है? बिल्कुल, और इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि न्यूरॉन सिग्नल न भेजने पर क्या कर रहा होता है, मतलब आराम की अवस्था में। ओके। तो आराम की अवस्था में हर न्यूरॉन एक छोटी चार्ज की हुई बैटरी की तरह होता है। चार्ज की हुई बैटरी, मतलब उसमें पहले से ही बिजली होती है? एक तरह से हाँ, इसे रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। होता यह है कि न्यूरॉन की झिल्ली यानी उसकी बाहरी परत के अंदर और बाहर आयनों का एक असंतुलन होता है। आयन्स मतलब चार्ज्ड पार्टिकल्स। कैसा असंतुलन? बाहर की तरफ पॉजिटिव सोडियम आयन मतलब Na+ बहुत ज्यादा होते हैं और अंदर की तरफ पॉजिटिव पोटेशियम आयन K+ और नेगेटिव चार्ज वाले प्रोटीन ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से बाहर पॉजिटिव चार्ज और अंदर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। बिल्कुल, और न्यूरॉन इस चार्ज को बनाए रखने के लिए लगातार एनर्जी खर्च करता है। सच में? हाँ, उसकी झिल्ली में एक छोटा सा मोटर या पंप लगा होता है, जिसे सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। ये पंप लगातार 3 सोडियम आयनों को बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम आयनों को अंदर खींचता है। मतलब ये सिर्फ तैयार रहने के लिए इतनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं? एग्जैक्टली, ताकि न्यूरॉन हर पल सिग्नल भेजने के लिए तैयार रहे। तो ये बैटरी चार्ज हो गई, अब इसे फायर कैसे करते हैं? जैसे ही कोई उत्तेजना, कोई स्टिमुलस आता है, जैसे किसी ने आपको छुआ, तो उस जगह पर न्यूरॉन की झिल्ली में छोटे छोटे दरवाजे या गेट्स खुल जाते हैं। ओके। ये सोडियम के लिए बने गेट्स हैं। और बाहर तो बहुत सारा पॉजिटिव सोडियम था, तो वो तेजी से अंदर भागेगा। एग्जैक्टली। और जैसे ही ढेरों पॉजिटिव सोडियम आयन अंदर आते हैं, उस जगह का चार्ज अचानक से पलट जाता है। पलट जाता है? हाँ, अंदर पॉजिटिव हो जाता है और बाहर नेगेटिव। इसी पलटने को डीपोलराइजेशन कहते हैं। और बिजली के चार्ज में ये जो अचानक बदलाव आया है, असल में वही नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल है। तो ये तो सिर्फ एक जगह पर हुआ, ये आगे कैसे बढ़ता है, एक लहर की तरह? बिल्कुल सही शब्द है, लहर। यहाँ पर डोमिनो वाला असर काम आता है। जहाँ चार्ज पलटा है, वो अपने ठीक आगे वाले हिस्से को ट्रिगर कर देता है, जिससे वहां भी सोडियम गेट्स खुल जाते हैं। फिर वो हिस्सा अपने आगे वाले हिस्से को? समझ गया। हाँ, ये एक लहर की तरह है जो एक्सॉन की पूरी लंबाई में दौड़ जाती है। एक के बाद एक डोमिनो गिरते जाते हैं और सिग्नल आगे बढ़ता जाता है। और ये सब कितनी देर में होता होगा? मिलीसेकंड्स में। ये बहुत ही तेज और क्षणिक होता है। जैसे ही सोडियम अंदर आता है, पोटेशियम के गेट्स खुल जाते हैं और पोटेशियम बाहर भागने लगता है, ताकि झिल्ली वापस अपने रेस्टिंग स्टेट में आ जाए। सही, मतलब बैटरी फिर से चार्ज हो जाती है, अगले सिग्नल के लिए तैयार। अविश्वसनीय। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेन रिएक्शन है। लेकिन रुकिए, एक न्यूरॉन से सिग्नल अगले न्यूरॉन तक कैसे पहुंचता है? उनके बीच तो एक गैप होता है ना? ये एक लगातार तार तो नहीं है? आप बिल्कुल सही हैं, और ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। उस जंक्शन को जहां 2 न्यूरॉन्स मिलते हैं, सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स? और ज्यादातर मामलों में उनके बीच एक छोटा सा गैप होता है, जिसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। तो अगर गैप है, तो सिग्नल कूद कर कैसे जाता है? यहाँ बिजली का तार तो है नहीं। यहीं पर कहानी में केमिस्ट्री आती है। अच्छा। जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन के आखिर तक पहुंचता है, तो वो उन छोटे छोटे पैकेट्स को, जिन्हें हमने न्यूरोट्रांसमीटर कहा था,
उत्तेजित करता है। ये एक तरह से घंटी बजाने जैसा है। और घंटी बजते ही वो पैकेट अपना केमिकल उस गैप में छोड़ देते हैं। हाँ, वो फटते नहीं, बल्कि एक्सॉन की बाहरी झिल्ली से जुड़कर अपना केमिकल उस गैप में छोड़ देते हैं। इसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक नदी के किनारे से दूसरे किनारे तक संदेश पहुंचाना है तो आप एक नाव में संदेश रखकर उसे दूसरी तरफ भेजते हैं। यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर वो नाव है। और वो नाव तैरकर दूसरे किनारे पर पहुंचती है। बिल्कुल, ये केमिकल मॉलिक्यूल्स उस गैप को तैरकर पार करते हैं और अगले न्यूरॉन के रिसीवर्स या रिसेप्टर्स पर जाकर चिपक जाते हैं, जैसे चाबी ताले में फिट होती है। और जैसे ही वे जुड़ते हैं, अगले न्यूरॉन में आयन के दरवाजे खुल जाते हैं और उसमें एक नया इलेक्ट्रिकल सिग्नल शुरू हो जाता है। मतलब एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में बदलता है, गैप को पार करता है और फिर वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन जाता है। वाह! और यही प्रक्रिया इस सिस्टम को इतना फ्लेक्सिबल बनाती है। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर अगले न्यूरॉन को फायर करने के लिए उत्तेजित करते हैं, जबकि कुछ उसे शांत करते हैं, मतलब फायर करने से रोकते हैं। इसी संतुलन से हमारा दिमाग ठीक से काम कर पाता है। बिल्कुल। तो हमने सिग्नल की यात्रा को समझ लिया है। अब हम उस जगह पहुंचते हैं जहां ये सब कंट्रोल होता है, हेड ऑफिस, यानी हमारा दिमाग। दिमाग हमारे शरीर का सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली अंग। ये सिर्फ 3 पाउंड का एक अंग है जिसकी बनावट मुलायम टोफू जैसी है, लेकिन ये कविता लिखने से लेकर रॉकेट बनाने तक सब कुछ कर सकता है। हमारा कमांड और कंट्रोल का असली सेंटर। सही। स्रोत बताता है कि इसे 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है, फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अग्र, मध्य और पश्चिम मस्तिष्क। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी हिस्सा तो फोरब्रेन ही है ना? हाँ, और फोरब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है सेरेब्रम। ये वही झुर्रियों वाला हिस्सा है जिसे हम दिमाग की तस्वीर में देखते हैं। ये 2 हिस्सों में बटा होता है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर। हाँ, और इन दोनों हिस्सों को एक सुपर फास्ट डेटा केबल, जिसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, जोड़ता है ताकि वे आपस में बात कर सकें। और सेरेब्रम की जो बाहरी परत है, जिसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, वही ग्रे मैटर है जिसके बारे में हम सुनते हैं। सही कहा। और इस कॉर्टेक्स में ही सारा जादू होता है। इसमें कुछ हिस्से मोटर कंट्रोल के लिए हैं, कुछ हिस्से देखने सुनने जैसी इंद्रियों के लिए हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प वो बड़े हिस्से हैं जिनका कोई एक फिक्स काम नहीं है। अच्छा, उन्हें एसोसिएशन एरिया कहा जाता है। एसोसिएशन एरिया, इसका क्या मतलब है? ये वो हिस्से हैं जो अलग-अलग तरह की जानकारी को जोड़ते हैं। वे यादें बनाते हैं, भाषा को समझते और बोलते हैं और जटिल समस्याओं को सुलझाते हैं। एक तरह से ये हमारे दिमाग का थिंक टैंक है। फोरब्रेन में थैलेमस और हाइपोथैलेमस भी होते हैं। उनका क्या काम है? थैलेमस को आप दिमाग का रिसेप्शनिस्ट या रिले सेंटर कह सकते हैं। शरीर से आने वाली ज्यादातर संवेदी जानकारी पहले थैलेमस में आती है और फिर वो उसे कॉर्टेक्स के सही डिपार्टमेंट में भेजता है। और हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस बहुत छोटा है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। ये शरीर का तापमान, भूख, प्यास जैसी बुनियादी जरूरतों को कंट्रोल करता है। हमारे इमोशंस जैसे गुस्सा, खुशी, डर में भी इसका बड़ा हाथ है। और दिमाग के बाकी हिस्से जैसे हाइंड ब्रेन, सेरेबेलम? हाइंड ब्रेन हमारे जीवन के ऑटोमेटिक फंक्शंस को संभालता है। मेदुला हमारी सांस, दिल की धड़कन जैसी चीजों को नियंत्रित करता है, जिनके बारे में हमें सोचना भी नहीं पड़ता। और सेरेबेलम, जिसे छोटा दिमाग भी कहते हैं? वो हमारे मूवमेंट और बैलेंस का मास्टर है। जब आप साइकिल चलाते हैं या कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं तो ये सेरिबेलम ही है जो सब कुछ स्मूथ और कोऑर्डिनेटेड रखता है। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने एक अकेली कोशिका न्यूरॉन से शुरुआत की और देखा कि कैसे वो एक जटिल इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल भेजती है, और कैसे अरबों ऐसे सिग्नल दिमाग में एक साथ मिलकर हमें सोचने, महसूस करने और काम करने की क्षमता देते हैं। ये तालमेल का एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और खूबसूरत सिस्टम है। ये सोचना ही हैरान कर देता है कि हमारा हर विचार, हर हरकत, हर एहसास इसी जटिल नेटवर्क पर निर्भर करता है। यहाँ एक विचार है जिस पर गौर किया जा सकता है। बताइए। स्रोत बताता है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में वे एसोसिएशन क्षेत्र हैं जो न तो पूरी तरह से संवेदी हैं और न ही मोटर, लेकिन याददाश्त और कम्युनिकेशन जैसी जटिल क्षमताओं के लिए जिम्मेदार हैं। हाँ, तो ये सोचने वाली बात है कि ये अस्पष्ट क्षेत्र असल में हमें इंसान कैसे बनाते हैं। ये चेतना यानी कॉन्शियसनेस को कैसे जन्म देते हैं,
एक ऐसा विषय जिस पे स्रोत में चर्चा नहीं की गई है, लेकिन यह इस पूरी प्रणाली का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। अगर आपको ये डिस्कस अच्छा लगा हो तो प्लीज परानीट चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये डिस्कस अच्छा लगा हो तो प्लीज परानीट चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।